बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर मधु के मन में भी सवालों की झड़ी लगी हुई थी। ऑफिस से लौटते ही जब उसने अपनी भीगी हुई छतरी एक कोने में रखी तो उसे उम्मीद थी कि शायद आज उसे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ड्राइंग रूम का नज़ारा देखकर उसकी सारी थकान झुंझलाहट में बदल गई। उसकी ननद राधा, जो 2 दिन पहले ही मायके आई थी, सोफे पर पसरकर मैगजीन पढ़ रही थी। सास सुमन जी और देवर सोनू पास ही कुर्सियों पर बैठकर किसी गहरे मंथन में डूबे थे। मधु के अंदर आते ही उन तीनों की बातें अचानक थम गईं। एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी ने चलती हुई फिल्म को म्यूट कर दिया हो। अरे बहू, आ गई तुम? सुमन जी ने ऐसे पूछा जैसे मधु का आना कोई सरप्राइज हो, जबकि घड़ी शाम के 7 बजा रही थी, उसके लौटने का रोज का वक्त। मधु ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी माँ जी। अभी उसने अपना बैग सोफे की आर्मरेस्ट पर रखा ही था कि सोनू चहकते हुए बोला, भाभी क्या टाइमिंग है आपकी? बाहर एकदम रोमांटिक मौसम हो रहा है और हम अभी बात ही कर रहे थे कि आज तो भाभी के हाथ के प्याज और पालक के पकौड़े मिल जाएं तो मज़ा आ जाएगा, साथ में वो आपकी स्पेशल अदरक वाली चाय। राधा ने भी सुर में सुर मिलाया। हाँ भाभी प्लीज़, ससुराल में तो मुझे सब कुछ करना पड़ता है, यहाँ आई हूँ तो सोचा आज आपके हाथ का स्वाद चख लूँ। भैया अभी ऑफिस से आए नहीं हैं, उनके आने तक गर्मा गर्म नाश्ता हो जाएगा। मधु के पैरों में दिन भर की दौड़ भाग का दर्द था और सिर में हल्की टीस, लेकिन ना कहने का विकल्प भारतीय भोगों के मेन्यू कार्ड में अक्सर नहीं होता। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी फ्रेश होकर बनाती हूँ। वो बेडरूम में गई, जल्दी से कपड़े बदले और रसोई का रुख किया। बेसन फेंटते हुए और प्याज काटते हुए उसकी आंखों में पानी आ गया, शायद प्याज की वजह से या शायद उस उपेक्षा की वजह से जो उसे महसूस हो रही थी। रसोई से ड्राइंग रूम साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन सुमन जी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। थोड़ी देर के बाद मधु ने देखा कि राधा, सोनू और सुमन जी ड्राइंग रूम छोड़कर अब उस कमरे में चले गए हैं। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था, बस भिड़ा हुआ था। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था, लेकिन मधु का ध्यान उस कमरे की तरफ था। वहाँ से धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। खुसर पुसर का वही दौर फिर से शुरू हो गया था। मधु को हमेशा लगता था कि जब भी वो आसपास नहीं होती, ये लोग उसके बारे में ही बातें करते हैं, शिकायतें, बुराइयाँ या फिर कोई ऐसी योजना जिसमें उसे शामिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता। धीरे बोलो, भाभी सुन लेगी तो आफत हो जाएगी। सोनू की दबी हुई आवाज़ मधु के कानों में पड़ी। मधु के हाथ ठिठक गए। उसका शक सही था, कुछ तो ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। क्या वो उसकी किसी गलती पर चर्चा कर रहे हैं या फिर राधा के लिए कोई महंगा तोहफा खरीदने की योजना बना रहे हैं, जिसका खर्चा अंत में मधु और उसके पति रजत की जेब पर आएगा। माँ, आप चिंता मत करो, भैया को मैं संभाल लूँगी, लेकिन भाभी को पता नहीं चलना चाहिए, राधा कह रही थी। मधु का दिल भारी हो गया। ये परायापन उसे काटता था। वो इस घर के लिए दिन रात खटती थी, अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा घर के खर्च में देती थी, फिर भी अपने और पराये की लकीर इतनी गहरी थी कि उसे मिटाया नहीं जा सकता था। तेल से धुआं उठने लगा। मधु ने जल्दी से पकौड़े तलने शुरू किए। उसका मन हुआ कि अभी जाकर दरवाज़ा खोल दे और पूछे कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, लेकिन संस्कार और मर्यादा ने उसके पैर जकड़ लिए। उसने चाय का पानी चढ़ाया। अदरक कूटते हुए उसने अपना गुस्सा उस इमाम दस्ते पर निकाला कि तभी सोनू की आवाज़ फिर से आई, थोड़ी ऊंची। शायद वो उत्तेजित हो गया था। अरे माँ, कब तक टालेंगे? वो लोग कल ही आने वाले हैं, अगर इंतज़ाम नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी। सुमन जी की आवाज़ आई, मैं देखती हूँ, मेरे पास जो पुराने कंगन हैं उन्हें। आगे की बात मधु सुन नहीं पाई क्योंकि चाय उबलकर बाहर गिरने लगी थी। उसने गैस बंद की, ट्रे में पकौड़े और चाय सजाई। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसे अब यकीन हो गया था कि घर में पैसों की कोई समस्या है या कोई लेन देन है जिसे उससे छुपाया जा रहा है। शायद सोनू ने कोई नया कांड कर दिया है, जिसे माँ अपने गहने बेचकर सुलझाना चाहती है। ट्रे लेकर जब वो कमरे की तरफ बढ़ी तो अंदर सन्नाटा छा गया। राधा ने जल्दी से अपनी गोद में रखी हुई फाइल तकिए के नीचे सरका दी। सुमन जी ने अपनी आंखों के कोने पोंछे और चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली, अरे बहू, इतनी जल्दी बना लाई, बड़ी महक आ रही है। मधु ने ट्रे मेज पर पटकने के अंदाज में रखी।
पकौड़ों की खुशबू कमरे में फैल गई थी, लेकिन तनाव की गंध उससे कहीं ज़्यादा तेज थी। लीजिए, मधु ने रूखे स्वर में कहा, और अगर मेरी वजह से आप लोगों की सीक्रेट मीटिंग में खलल पड़ रहा हो तो मैं वापस रसोई में चली जाती हूँ। रजत के आने पर ही आऊँगी। तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सोनू ने हिम्मत करके चाय का कप उठाया। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस क्या सोनू? मधु अब चुप नहीं रह सकी। उसकी सहनशक्ति जवाब दे चुकी थी। मैं पिछले 1 घंटे से देख रही हूँ। जब मैं आई तो तुम लोग चुप हो गए, फिर यहाँ बंद कमरे में खुसुर पुसुर। भाभी को पता नहीं चलना चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी, कंगन बेचने पड़ेंगे। मुझे सब सुनाई दिया है। क्या मैं इस घर की कुछ लगती नहीं? रजत और मैं दिन रात मेहनत करते हैं और तुम लोग हमसे ही बातें छुपाते हो। अगर कोई मुसीबत है तो बताओ, वरना कल को बात बिगड़ेगी तो इल्ज़ाम फिर मुझ पर ही आएगा कि बहू ने ध्यान नहीं दिया। सुमन जी की आंखें भर आईं। राधा ने लज्जित होकर सिर झुका दिया। मधु का गुस्सा और बढ़ गया। क्या हुआ, अब खामोश क्यों हो? सोनू, तुमने फिर सट्टे में पैसे गंवाए हैं? ये किसी से उधार लिया है? नहीं भाभी, सोनू तड़प कर बोला। उसने तकिए के नीचे से वो फाइल निकाली और मधु के सामने रख दी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये देखो। मधु ने झिझकते हुए वो फाइल उठाई। वो एक अस्पताल की रिपोर्ट और कुछ लोन के कागजात थे। रिपोर्ट सुमन जी की थी। उन्हें घुटनों की तत्काल सर्जरी की ज़रूरत थी, जिसका खर्चा 8 लाख रुपए बताया गया था, और लोन के कागज़ रिजेक्ट हो चुके थे। मधु स्तब्ध रह गई। उसने सुमन जी की तरफ देखा। सुमन जी ने रुंधे गले से कहा, बहू, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो मैं चल फिर नहीं पाऊंगी। सोनू और राधा इसी का जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। सोनू का बिजनेस अभी मंदा चल रहा है और राधा के ससुराल में भी तंगी है। हम सोच रहे थे कि मेरे पुराने कंगन बेचकर हम काम चला लेंगे, लेकिन मुझसे क्यों छुपाया? मधु की आवाज़ मध्यम पड़ गई। राधा ने धीरे से कहा, भाभी, भैया और आपने पिछले महीने ही अपनी नई कार ली है। आपकी ईएमआई शुरू हुई है और माँ नहीं चाहती थी कि आप पर और बोझ पड़े। वो कह रही थी कि मधु दिन भर ऑफिस में खटती रहती है, घर आकर भी वो काम करती है। अब उससे पैसे मांगकर मैं उसे और नहीं दबाना चाहती। हम बस यही सोच रहे थे कि बिना आपको और भैया को परेशान किए कैसे पैसों का इंतज़ाम करें। मधु के हाथ से फाइल छूटकर सोफे पर गिर गई, जिसे वो अपनी उपेक्षा समझ रही थी। वो दरअसल सास का संकोच और प्यार था। वो लोग उसे पराया नहीं समझ रहे थे, बल्कि उसे मुसीबतों से बचाना चाह रहे थे। वो अपने तरीके से उसका ख्याल रख रहे थे, भले ही वो तरीका नादानी भरा हो। मधु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर सुमन जी का हाथ पकड़ लिया। माँ जी, आपने मुझे इतना पराया समझ लिया? क्या कार आपके पैरों से ज़्यादा कीमती है? और कंगन, वो कंगन बाबूजी की निशानी है, उन्हें बेचने की बात भी आपने कैसे सोची? सुमन जी रो पड़ी। तो क्या करती बेटा, तुम दोनों पर पहले ही बहुत खर्चा है। मधु ने आंसू पोंछे और अपनी साड़ी के पल्लू से चाबियों का गुच्छा निकाला। उसने अपनी अलमारी की चाबी राधा की हथेली पर रखी। राधा, मेरी अलमारी के लॉकर में एक एफडी के कागज़ रखे हैं। वो मेरे पिता ने शादी के वक्त मेरे नाम किए थे। वो ठीक 7 लाख की है। उसे तोड़वाने का प्रोसेस कल ही शुरू करते हैं। सोनू एकदम खड़ा हो गया। नहीं भाभी, वो आपके पापा का पैसा है, आपकी सुरक्षा के लिए है, हम उसे नहीं छू सकते। मधु ने सोनू को डांटते हुए कहा, चुप कर। जब तू मुझे भाभी कहता है तो मैं माँ को माँ कहती हूँ। अगर आज मेरे पापा बीमार होते तो क्या मैं वो पैसे नहीं लगाती? और रही बात सुरक्षा की, तो जब तक ये परिवार साथ है मुझे किसी और सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। कमरे में एक भारी चुप्पी छा गई, लेकिन ये चुप्पी उस खामोशी से अलग थी जो मधु के आते वक्त थी। इस चुप्पी में सम्मान था, कृतज्ञता थी और अटूट प्रेम था। सुमन जी ने मधु को गले से लगा लिया। मैं तो डरती थी कि आजकल की बहुएं नौकरी करती हैं, उन्हें घर की जिम्मेदारियों का क्या मतलब, लेकिन तूने तो आज मुझे शर्मिंदा कर दिया मधु। शर्मिंदा नहीं माँ, बस इतना समझ लीजिए कि मैं सिर्फ पकौड़े बनाने वाली मशीन नहीं हूँ। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस घर की ढाल भी बन सकती हूँ। कि तभी बाहर का मुख्य दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। रजत घर आ गया था और सबको सुमन जी के कमरे में गीली आंखों और मेज पर रखे ठंडे पकौड़ों के साथ देखकर वो घबरा गया। क्या हुआ, सब ऐसे क्यों बैठे हैं? और मधु, तुम रो क्यों रही हो? रजत ने चिंतित होकर पूछा। मधु ने पल्लू से चेहरा पोंछा और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं रजत,
बस माँ जी और बच्चे मेरे हाथ के पकौड़े खाकर भावुक हो गए थे। आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए ताज़ी चाय और गर्म पकौड़े लाती हूँ। और हाँ, कल हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी, माँ जी के घुटनों के ऑपरेशन की डेट जो लेनी है। रजत हैरान होकर देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने देखा कि सुमन जी मधु को ऐसे देख रही थी जैसे किसी ने उन्हें दुनिया का सबसे अनमोल खजाना दे दिया हो। सोनू ने रजत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैया आप फ्रेश हो जाओ, आज चाय भाभी नहीं मैं बनाऊंगा। भाभी आज थक गई हैं, वो आराम से बैठकर खाएंगी। उस बरसात की शाम पकौड़े ठंडे हो चुके थे, लेकिन रिश्तों में जो गर्माहट आई थी उसने पूरे घर को सुकून से भर दिया था। वो खुसुर पुसुर जो शक की दीवार खड़ी कर रही थी अब एक खुले संवाद में बदल चुकी थी। मधु को समझ आ गया था कि कभी कभी बंद दरवाजों के पीछे साजिशें नहीं बल्कि अपनों की मजबूरियां और परवाह छिपी होती है। बस ज़रूरत होती है तो उस दरवाजे को विश्वास के साथ खोलने की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।